गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज हम भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी प्रदान की गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मगध का उत्थान, हरेक वंश से लेकर नंद वंश तक आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इससे पिछले वीडियो में हमने तत्कालीन समाज की अर्थात मगध शासकों के समय की राजनैतिक दशा के बारे में जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम तत्कालीन समाज की सामाजिक दशा, आर्थिक दशा तथा हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में आज हम वीडियो में इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले चलते हैं अपने तत्कालीन समाज के समय समाज की दशा कैसी रही थी। तत्कालीन समाज के अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग है समाज, दूसरी है शिक्षा, तीसरी विवाह, चौथी है स्त्रियों की दशा। सबसे पहले है समाज। तो तत्कालीन समाज जो था वह वर्ण और जाति व्यवस्था पर आधारित रहा था। आश्रम व्यवस्था का भी उस समय अस्तित्व था। भारत के पश्चिम भागों में ब्राह्मण, पूर्वी भागों में क्षत्रिय का प्रभाव उस समय काफ़ी था। इसके अलावा वेश्यों की समाज में प्रतिष्ठा कायम थी। शूद्र और चंडाल और दास जो समय हीन जातियां थी, उनकी दशा जो है समाज में काफ़ी खराब रही थी। नेक्स्ट है शिक्षा। नंबर 2 शिक्षा। तो विश्वविद्यालयों में तब शिक्षा प्रदान की जाती थी। राजनीति, व्याकरण, धनुर्विद्या, चिकित्सा विद्या, इसके अलावा धर्म शिक्षा के उस समय मुख्य विषय रहे थे। शिक्षकों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वाराणसी और तक्षशिला उस समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे थे। नेक्स्ट है विवाह। तो विवाह तत्कालीन समाज में एक पवित्र संस्कार माना जाता था। ब्रह्म विवाह और गांधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह का प्रचलन उस समय रहा था, जबकि जातक कथाओं में भगनी विवाह का भी उल्लेख मिलता है। सगोत्रीय विवाह को तब निंदनीय समझा जाता था। बाल विवाह उस समय प्रतिबंधित रहे थे। बहुविवाह और विधवा विवाह का प्रचलन भी तत्कालीन समाज में रहा था। नेक्स्ट है स्त्रियों की दशा। तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं था, किंतु शील एवं लज्जा इनके आभूषण समझे जाते थे। इन्हें संगीत और गृह विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी। कन्याओं का विवाह साधारणतः उनके माता पिता द्वारा ही किया जाता था, किंतु स्त्रियों को अपना वर चुनने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त रहा था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य अनंत के आग्रह पर स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने का अधिकार भी प्रदान कर रखा था। इस प्रकार सामाजिक दशा के पश्चात चलते हैं तत्कालीन समाज की आर्थिक दशा। इसमें नगर जीवन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य और मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले है नगर जीवन। यद्यपि नगरों की संख्या कम थी, किंतु नगर जीवन सुखमय और समृद्ध रहा था।
नगर के चारों ओर किलेबंदी की जाती थी। भवन ईंट एवं मिट्टी के बने होते थे। धनी लोग सुंदर और अलंकृत तथा गरीब लोग साधारण भवन में रहा करते थे। भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग भी किया जाता था। वाराणसी, राजगृह, कौशाम्बी, वैशाली, श्रीवस्ती, तक्षशिला और चंपा, उज्जैन उस समय के प्रमुख नगर रहे थे। नेक्स्ट है उद्योग धंधे। तो यद्यपि कृषि तत्कालीन समाज का प्रमुख उद्योग रहा था, इसके अलावा भी अनेक उद्योग धंधे प्रचलन में थे, जैसे कि काष्ठ उद्योग, लोहे उद्योग, स्वर्ण उद्योग, वस्त्र उद्योग, जवाहरात, रंगाई छपाई और चित्रकारी उद्योग भी उस समय प्रचलन में थे। नेक्स्ट है व्यापार वाणिज्य। तो आंतरिक व्यापार तत्कालीन समाज में उन्नत अवस्था में रहे थे। व्यवसायियों की 18 श्रेणियां प्रचलित थी। इसके संचालक श्रेष्ठनी कहलाते थे। व्यापारियों की सुरक्षा की तब समुचित व्यवस्था की जाती थी। इसके अलावा बर्मा, लंका तथा बाबेरू आदि देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध रहे थे। रेशम, हाथीदांत, सोना, हथियार, जवाहरात और सुगंधित पदार्थों का उस समय निर्यात किया जाता था। व्यापार जल और थल दोनों ही मार्गों से होता था। इसके अलावा ताम्र लिपि, मरुकच्छ उस समय का एक प्रसिद्ध बंदरगाह रहे थे। नेक्स्ट है मुद्रा। तो मुद्रा का प्रचलन उस समय हो गया था। मुद्रा क्रय विक्रय का एक मुख्य साधन भी था। मुद्राओं को ढालने के स्थान पर पीट कर बनाया गया था। तांबा निर्मित कहापन मुख्य सिक्का उस समय रहा था। निश्चित तथा स्वर्ण सिक्कों का भी उस समय प्रचलन था, अर्थात निश्चित तथा स्वर्ण सोने की मुद्राएं उस समय थी। तो इस प्रकार निश्चित तथा स्वर्ण सोने की मुद्राएं भी प्रचलन में थी। कंस, पाद, माप, कांकिनी आदि अन्य प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन भी रहा था। तो इस प्रकार तत्कालीन समाज की सामाजिक और आर्थिक दशा को जानने के पश्चात आइए अब हम चलते हैं मगध के उत्थान में हर्य वंश से लेकर नंद वंश का क्या योगदान रहा था। तो मगध का उत्थान हर्य वंश से लेकर नंद वंश तक जो उत्थान किया गया था, इन वंशों के दौरान किन किन प्रमुख शासकों ने अपना प्रमुख योगदान दिया और किस प्रकार इन्होंने मगध की सीमाओं को आगे बढ़ाया था। प्रारंभिक शासकों के समय उस समय कौन सी राजधानी थी और बाद में इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हर्य वंश, फिर उसके पश्चात शिशुनाग वंश, फिर उसके पश्चात नंद वंश और नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हर्य वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, जिसने 544 ईसा पूर्व से 452 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंबिसार के पश्चात गद्दी पर बैठे अजातशत्रु। तो ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। अतः हर्य वंश के काल को पितृहंता के शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने 452 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके पश्चात अजातशत्रु के पश्चात उदयनी गद्दी पर बैठे, जिसका अन्य नाम उदरभद्र मिलता है। तो उदयनी ने 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया था।
इसके पश्चात उदयनी के पश्चात जो अन्य शासक गद्दी पर बैठे वह थे अनिरुद्ध, मुंड, नाग दशक या नाग दशक। अनिरुद्ध, मुंड, नाग दशक नामक शासक हुए। तो इस प्रकार हर एक वंश के शासकों ने मगध की सीमाओं को काफी विस्तारित किया। तो अंतिम नाग दशक शासक जो था अयोग्य था। तत्कालीन अमात्य शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश रहा था। तो इस प्रकार 412 से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश स्थापित रहा। शिशुनाग ने भी मगध की सीमाओं को आगे बढ़ाया। शिशुनाग के पश्चात नंद वंश का उदय हुआ। इसके प्रमुख शासक महापद्मानंद रहे थे। तो महापद्मानंद के अलावा उसके 8 पुत्रों ने भी मगध पर शासन किया था। अंतिम नंद राजा घनानंद थे, जिसकी हत्या मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से कर दी थी और नंद वंश का अंत कर 321-22 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की। और जो मौर्य वंश है वह 184 ईसा पूर्व तक रहा। तो इस प्रकार मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश स्थापित रहा। और 184 ईसा पूर्व में ही मौर्य वंश के अंतर्गत एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार हर एक वंश से लेकर नंद वंश और नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश और मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश स्थापित हुआ। और इन शासकों के शासनकाल में मगध साम्राज्य का काफी विस्तार प्रचार प्रसार हुआ। तो सबसे प्रथम आइए अपने देखते हैं हर एक वंश के प्रमुख शासक बिंबिसार। इसकी शासन अवधि 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व के मध्य मानी गई है। तो जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध में बृहद्रथ वंश के पश्चात हर एक वंश की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। तो डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार बिंबिसार ने ही हर एक वंश की स्थापना की थी और मगध की सीमाओं को आगे बढ़ाया था। तो हर एक वंश का सबसे प्रमुख शासक बिंबिसार ही था, जो केवल 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। इसके जो पिता थे वो दक्षिण बिहार के एक सामंत थे और बिंबिसार का जो अन्य नाम है वह श्रेणिक मिलता है। इस प्रकार बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492-93 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। और बिंबिसार के समय जो मगध की राजधानी थी वो राजगृह थी। मगध की राजधानी राजगृह थी अर्थात जिसे बिंबिसार के नाम से जाना जाता था, अर्थात जिसे बिंबिसार पुरी के नाम से भी जाना जाता था। तो बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी शासक थे, योग्य शासक थे, चतुर राजनीतिज्ञ थे। अतः इन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली और सीमांत प्रदेशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम रखते हुए अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार के शासन के अंतर्गत 80,000 गांव शामिल थे और इसके साम्राज्य का जो विस्तार है वह 300 योजन तक था। तो इस प्रकार बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत कर मगध की सीमाओं को आगे बढ़ाने का कार्य पूरा किया। और बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु ने मगध की सीमाओं को आगे बढ़ाया था।
अजातशत्रु के ही समय में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित की गई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वह कालशोक के समय वैशाली के अंदर की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ और दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वह कालशोक के समय वैशाली में हुआ था। तो इस प्रकार बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत कर ली। सबसे पहले बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया था। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह किया था और इस विवाह के उपरांत बिंबिसार को दहेज में काशी का एक गांव मिला था जिसका जो राजस्व है 1 लाख वार्षिक था। तो इस प्रकार कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ बिंबिसार ने विवाह किया और दहेज में उसे काशी का गांव प्राप्त हुआ जिसका जो राजस्व है 1 लाख वार्षिक था। दूसरा विवाह बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ किया। बिंबिसार ने वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री चेलना के साथ किया था जिससे बिंबिसार को शक्तिशाली लिच्छवी राजाओं की जो मित्रता है वह प्राप्त हो गई थी। तीसरा विवाह उन्होंने विदेह की राजकुमारी से किया। चौथा विवाह बिंबिसार ने मद्र अर्थात पंजाब की राजकुमारी क्षेमा जिसे कि खेमा भी कहा जाता है उनके साथ इन्होंने विवाह संबंध कायम किया था। फिर इसके पश्चात है साम्राज्य विस्तार। बिंबिसार का साम्राज्य विस्तार। तो बिंबिसार एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी सम्राट थे। उसने अनेक राजाओं को पराजित कर मगध का विस्तार पूर्वोत्तर राज्य में किया। सर्वप्रथम बिंबिसार ने अंग राज्य पर आक्रमण किया था। अंग नरेश बृहद्रथ युद्ध करते हुए मारे गए और अंग राज्य जो था वो मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया गया अर्थात बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग राज्य का शासक नियुक्त कर दिया। बिंबिसार के समय में मगध का जो विस्तार था वह 2 गुना हो गया था। उसके साम्राज्य में 80,000 गांव शामिल रहे थे। नेक्स्ट है शासन प्रबंध। तो बिंबिसार के समय में जो शासन प्रबंध था अर्थात बिंबिसार एक कुशल प्रशासक थे। उनकी शासन व्यवस्था काफी उत्तम और सुसंगठित रही थी। वह ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत करते थे और अयोग्य और भ्रष्ट कर्मचारियों को बिंबिसार कठोर दंड दिया करते थे। शासन कार्य में सहायता प्राप्त करने के लिए बिंबिसार ने अनेक अधिकारियों की नियुक्ति भी कर रखी थी। नेक्स्ट है प्रांतीय शासन। बिंबिसार एक कुशल प्रशासक थे अतः उसने अपने राज्यों को अनेक प्रांतों में बांट रखा था और प्रांतपति के पद पर उस समय राजकुमार भी नियुक्त किए जाते थे। प्रांतपति के पद पर राजकुमारों को ही नियुक्ति प्रदान की जाती थी। प्रांतों को पर्याप्त स्वायत्त अर्थात स्वतंत्रता प्रदान भी की गई थी। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। तो बिंबिसार के समय में दंड विधान जो था काफी कठोर था। कारावास से लेकर कोड़े लगाना, शरीर दागना, पसलियां तोड़ना और मृत्यु दंड जैसे जो समय सजाएं दी जाती थी।
सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश था और उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता था। फिर है धर्म। तो बिंबिसार जो थे एक उदार नीति वाले शासक थे। यही कारण है कि ब्राह्मण, जैन और बौद्ध तीनों ही उसे अपने अपने धर्म का अनुयायी मानते हैं। जैन धर्म के अनुसार बिंबिसार जैन मतावलंबी थे और महावीर स्वामी के भक्त रहे थे। इसी प्रकार बौद्ध धर्म बिंबिसार को अपने धर्म का मतावलंबी या अनुयायी मानते थे। फिर है नेक्स्ट है मृत्यु। धर्म के बाद है मृत्यु। अंतिम दिन बिंबिसार के दुख में ही बीते थे। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार को अजातशत्रु ने बंदी गृह में डाल दिया था, जहां पर भूख व प्यास से बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी। जबकि बौद्ध साहित्य के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और मगध के सिंहासन पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार मगध के उत्थान में आर्य वंश के प्रमुख शासक बिंबिसार ने अपना प्रमुख योगदान दिया था और बिंबिसार के पश्चात मगध का जो शासक है वह अजातशत्रु बना। इसने कि 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किया था और अजातशत्रु के पश्चात उदयनी अर्थात रुद्रभद्र, अनिरुद्ध, मुंड और नायक नामक शासकों ने शासन किया था। और इसके पश्चात हरेक वंश का अंत होता है और शिशुनाग वंश स्थापित किया जाता है, जिसके की संस्थापक शिशुनाग रहे थे। शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश, जिसकी स्थापना महापद्मनद के द्वारा की गई और अंतिम शासक घनानंद थे। इसकी हत्या मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दी गई कौटिल्य के सहयोग से और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की गई। जो मौर्य वंश की शासन की अवधि रही थी वह 321-22 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व के मध्य रखी गई है और 184 ईसा पूर्व में मौर्य शासकों के समय जो सेनापति था अर्थात पुष्यमित्र शुंग, उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और 184 ईसा पूर्व के आसपास उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार आज हमने हर्यक वंश के प्रमुख शासक बिंबिसार की शासन प्रणाली, उसका साम्राज्य विस्तार, उसका धर्म और प्रांतीय शासन व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल के वीडियो में हम हर्यक वंश के ही शासक अजातशत्रु की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही अजातशत्रु के उत्तराधिकारी तथा उसके पश्चात शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश के शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे मगध के उत्थान को लेकर। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।